हाँ भाई, सभी को आवाज आ रही है? आप बिल्कुल बिल्कुल हो गया। हाँ, तो गुड मॉर्निंग भाई सभी को। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहले बच्चों अपन ये समझ लेते हैं कि अपने एग्जाम के हिसाब से ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, वाकई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लगभग मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर अगर हम मिला लें तो 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और पूरा मॉड्यूल 6 अगर आप ले लो ना, तो लगभग 11 to 13 क्वेश्चन आते हैं। तो खुद सोचो, 11 to 13 क्वेश्चन कहां से? 45 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन में से 11 से लेके 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 30% पार्ट है इसका, मॉड्यूल 6 का। तो मॉड्यूल 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी मॉडर्न इसलिए अच्छा क्यों है? क्योंकि इसका फायदा यह है बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही ईजी है। इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, आप सारे के सारे सोल्व करते हो, सारे के सारे सोल्व कर सकते हो। इतना इजी टॉपिक होता है। इसमें कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी आपको। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एग्जाम के भी बन जाएंगे। इसमें क्वेश्चन भी बच्चों इजी ही आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से टॉपिक पढ़ना, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन आपके साथ हैं। आपका सिलेक्शन करवाने में बहुत हेल्पफुल है आपका मॉड्यूल 6। आसान मॉड्यूल होता है, कहीं से बाहर का कोई फालतू कंसेप्ट नहीं आता। इसी के कंसेप्ट को पढ़ो, इसी में लगा दो, अपना काम हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये 7-8 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। इसके लिए अपन एक तो मॉड्यूल साथ में करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चन अपने को करने ही है, सारे में टिक लगवाता जाऊंगा। इसके साथ अपनी रेस है अपने पास, तो रेस के क्वेश्चन भी मैं आपको टिक लगवाता जाऊंगा, तो वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे तो आपको नहीं करने, मैं करवा दूंगा सब डेटा वगैरह चेंज करके, क्योंकि सब नोट्स में मिल जाएगा। इन सब की चीजें जो है ना आपको, ये सब और बाकी बुक्स के भी अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे तो वो सब नोट्स में मिल जाएंगे। मतलब नोट्स आपने पढ़ लिए तो आपका मॉड्यूल वॉड्यूल सब कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन को साथ साथ करते चलना है, क्योंकि हैंड टू हैंड क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, ये भी फिक्स है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और शॉर्ट में बोल देते हैं पीईई। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी सतह से बाहर निकलेंगे। ठीक है, कोई मेटल की सतह होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलेंगे, और उसी को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलेंगे, और उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसका यूज करके हम नई नई डिवाइसेस भी बनाएंगे जो अपने डेली लाइफ में काम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मॉल में जाते हो, तो मॉल में जाके एकदम गेट के सामने खड़े होते हो, अपने आप दरवाजा खुल जाता है। ठीक है, तो आपको किसने सेंस किया कि भाई आप आ गए और दरवाजा खुल जाए? कोई चिड़िया सामने आती है तब तो नहीं खुलता ना, आप सामने आते हो खुल जाता है दरवाजा। तो आपके आने को किसने सेंस किया? तो वो जो डिवाइस है, वो सेंसर जो है, हम इस प्रकाश विद्युत प्रभाव से बनाएंगे। चोर घंटी होती है, चोर एकदम से तिजोरी खोल लेता है, खोलते ही अलार्म बजने लग जाता है। तो अब ये चोर की तिजोरी खोलने से अलार्म कैसे बजा? ठीक है, तो वहां भी एक डिवाइस है जो किससे बनाई गई है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का यूज करके। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद बच्चों हम दूसरे पार्ट में यहां पर, ये पहला तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों मैटर वेव्स, जिसको हम बोलते हैं द्रव्य तरंग। क्या बोलते हैं? द्रव्य तरंग। हिंदी में द्रव्य तरंग बोलते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, कण को, कोई भी कण है उसको तरंग की भांति व्यवहार करवाएंगे। अब तरंग की भांति व्यवहार क्या होता है, कैसे होता है, ये जब आएगा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे हम बढ़ेंगे, फिर इसमें हम बात करेंगे बच्चों रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी में कोई भी नाभिक जो है वो कितना स्थायी है, अस्थायी है, इसकी हम बात करेंगे। और इसमें हम बच्चों कणों का क्षय करवाएंगे। और ये अपने रेडियो एक्टिविटी वाला जो चैप्टर है, ये जो इसका जो यूज है आपके मेडिकल साइंस में भी है, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह में ये रेडियो एक्टिविटी का यूज है। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी में सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी सी इसकी बात करेंगे। इसके बाद आगे जाएंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या करेंगे, जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होते हैं वो, उसका क्या कंसेप्ट है। आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट देखे होंगे, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। फिर उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन, जो कि सूर्य पर होती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, हिंदी में बाद में बोल दूंगा,
ऐसा मत सोचो सर इंग्लिश में लिखवाओगे ये सब, ठीक है, बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, वो सारी बातें सब समझ में आ जाएगी आपको। तो बच्चों कुछ रिएक्शन होगी जिसके बारे में बात करेंगे, हालांकि उन रिएक्शंस के बारे में बच्चों अभी तक भी पूरी तरह से स्टडी नहीं हो पाई है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि पहली बात तो मॉडर्न लाइफ से रिलेटेड है, तभी तो मॉडर्न फिजिक्स नाम है। कई टॉपिक यहां पर ऐसे हैं जो अभी भी पूरी अच्छी तरह से जिस पर रिसर्च नहीं हुई है। जैसे मैं यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी में नाभिक के स्थायित्व की बात करूंगा आपसे, तो नाभिक के स्थायित्व की बात जब करूंगा तो आपको एक्सप्लेन करता करता मैं एक जगह पे आके रुक जाऊंगा। मैं बोलूंगा इसके आगे नहीं पता, क्योंकि वाकई में नहीं पता, अभी भी वो रिसर्च का विषय बना हुआ है। यहाँ पर जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम यहाँ दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक टूटने वाली एक जुड़ने वाली। टूटने वाली को बोलते हैं फिजन और जुड़ने वाली को बोलते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन का तो ठीक है हमने काम करवा लिया, लेकिन फ्यूजन मतलब जुड़ने वाली जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो अभी तक ढंग से हो नहीं पा रही है। तो क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है, तो वो भी रिसर्च है। अभी सारी कंट्रीज इसी में लगी हुई है कि वो फ्यूजन रिएक्शन करवा दे और बहुत सारी ऊर्जा जो है वो जनरेट कर ले। और ऊर्जा जनरेट होगी तो हमें लाइट वगैरह, जो लाइट वगैरह या खाना बनाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, वो मिलने के लिए हमें जो कन्वेंशनल सोर्स जैसे कोयला वगैरह ये सब यूज कर रहे हैं और हम खत्म करते जा रहे हैं ना, वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब मॉडर्न है, इसलिए इसका नाम क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रकाश विद्युत प्रभाव की। सबसे पहले हम यही से स्टार्ट करेंगे। और प्रकाश विद्युत प्रभाव से भी पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं। और आप मुझे बताओ बच्चों कि जितनी भी मेटल्स होती हैं, मेटल को क्या बोलते हैं, धातु, जितनी भी धातु होती है बच्चों वो अच्छी चालक होती है क्या? तो मैं आपसे पूछूं कि भाई कोई भी धातु है, चालक का मतलब समझते हो ना, कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करवा दे, जिससे धारा का प्रवाह हो जाए। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई कोई भी धातु जो है वो अच्छी चालक क्यों होती है, तो आप क्या कारण दोगे मुझे? क्योंकि धातु के पास क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई भी धातु है तो उसके पास क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो बच्चों एक ही दिशा में चलते रहते हैं कि ये रैंडमली किसी भी दिशा में चलते हैं, यादृच्छिक दिशाओं में चलते हैं? आपको पता है ना, टेम्परेचर से ये ऊर्जा लेते हैं, ठीक है, थर्मल एनर्जी लेते हैं, तापीय ऊर्जा लेते हैं, और उस तापीय ऊर्जा का यूज करके ये यादृच्छिक दिशाओं में क्या करते रहते हैं बच्चों, गति करते रहते हैं। अब बच्चों ये जो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये केवल घूमने के लिए फ्री है, क्योंकि ये धातु का इलेक्ट्रॉन जरूर फ्री है इस सतह पर मूव करने के लिए, इस सतह पर चलने के लिए, लेकिन बच्चों फिर भी ये अपने पॉजिटिव आयन के साथ अट्रैक्शन में होता है, आकर्षण में होता है। ठीक है, इस आयन ने इसको आकर्षित किया हुआ है और बस छोड़ा हुआ है कि वो धातु की सतह पर घूम सके। तो इलेक्ट्रॉन फ्री किसके लिए है, केवल और केवल सतह पर घूमने के लिए। मैं इलेक्ट्रॉन को बच्चों यहां घुमाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये सतह से बाहर आ जाए। आप खुद सोचो, अगर अभी इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आने की कोशिश करेगा तो बच्चों ये पॉजिटिव आयन जो है, ये धनात्मक आवेश जो है, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा और इसको सतह से बाहर नहीं आने देगा। सीधी सी बात है, अगर ये बाहर आने की भी कोशिश करेगा तो यहां पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस, धनात्मक, और ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालना है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालना है, तो इस आकर्षण को तोड़ना पड़ेगा क्या? अच्छा, इस आकर्षण को तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, सोचो। अरे क्या करोगे, आकर्षण तोड़ना है हमें, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, तो आकर्षण कैसे टूट सकता है, ऊर्जा देके टूट सकता है क्या? तो इसका मतलब यह है कि धातु की सतह से अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो बच्चों एनर्जी या ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है क्या? ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आकर्षण को तोड़ना पड़ता है, और उस आकर्षण को तोड़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की। तो बच्चों किसी भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होती है उसको बोला जाता है बच्चों धातु का कार्यफलन। एक वर्ड आता है बच्चों यहां पे कार्यफलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन। जब भी आपको किसी धातु का कार्यफलन दिया जाए तो आप ये समझना
वो न्यूनतम ऊर्जा के बारे में बता रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि ये धातु है और इसका कार्य फलन है बच्चों 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? न्यूनतम 2 इलेक्ट्रोवोल्ट की। इससे ज्यादा होगी तो काम, अरे इससे ज्यादा होगी तो काम चल जाएगा, न्यूनतम इतनी चाहिए, लेकिन इससे कम में काम, क्योंकि यहां बात किसकी चल रही है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, न्यूनतम इतने की जरूरत है। समझ में आई बात? तो कार्यफलन का मतलब क्या होता है बोलो? न्यूनतम ऊर्जा जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए। समझ में आ गई इतनी इतनी सी बात? अब बच्चों इस कार्यफलन की भी अगर बात करें तो जो अपना जैसे आप खुद सोचो कि अगर मैं अलग अलग धातु लूंगा तो अलग अलग धातु में ये आकर्षण अलग अलग होगा कि सेम होगा? अरे अलग अलग धातु के आयन अलग अलग, आयन अलग अलग तो आकर्षण, इस आकर्षण को तोड़ने के लिए फिर ऊर्जा भी अलग अलग देनी पड़ेगी क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग धातु का कार्यफलन अलग अलग होगा। तो इसमें भी बच्चों जब हम कंपेयर करते हैं तो जो सीजियम धातु है ना उसका कार्यफलन बच्चों न्यूनतम आता है, और ये सीजियम का कार्यफलन होता है बच्चों 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है? और सब धातुओं में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो कार्यफलन निकल के आता है वो बच्चों निकल के आता है किसका? प्लेटिनम का, दैट इज 5.65 इलेक्ट्रोवोल्ट। समझ में आई बात? तो आप मुझे बताओ कि कभी भी अगर मुझे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के कोई डिवाइस बनानी हुई, मुझे नहीं पता क्या बनाना है, लेकिन अगर कभी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के मुझे डिवाइस बनानी हुई तो मैं कौन सी धातु काम में लूंगा? क्यों? क्योंकि कार्यफलन कम है, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट कम है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। समझ गए ना? ठीक है, तो लिखो थोड़ा सा। पूरी मॉडर्न फिजिक्स मिला के। चलो लिखो, धातु की सतह पर, धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से, मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर या धातु से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि यह अपने धनात्मक आवेश, यह अपने धनात्मक आवेश के आकर्षण में, आकर्षण में बंधे होते हैं, धनात्मक आवेश के आकर्षण में बंधे होते हैं। ठीक है? अतः धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, अतः धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए क्या हुआ? किसकी जरूरत पड़ेगी? हाँ, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नीचे लिखना कार्यफलन, ब्रैकेट में लिखना फाई। लिखो इसमें, धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन को, धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन को
बाहर, धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा धातु का कार्यफलन कहलाती है, धातु का कार्यफलन कहलाती है। ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, धातु का कार्यफलन जो है वो अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होगा। मैं पूछूं क्यों होगा तो आप क्या आंसर दोगे कि सर अलग अलग धातु, आयन अलग अलग तो आकर्षण अलग अलग, तो कार्यफलन अलग अलग होगा ही सही। तो एक तो कार्यफलन बच्चों धातु अलग अलग है तो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरी बात बच्चों, ये जो सतह होती है ना धातु की, उस पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लो मेरे पास एक ही धातु है प्लेटिनम, लेकिन मैंने, अब आप जानते हो जब धातु बनती है तो धातु क्या होती है बच्चों, सॉलिड होती है ना, ठीक है, ठोस होती है। और जब भी कोई ठोस बनता है तो उसमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेंज कर दूं तो बच्चों क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेंज करने से मतलब क्रिस्टल की जो बनावट है, क्योंकि जो भी ठोस बनता है वो क्रिस्टल के अरेंजमेंट से बनता है, ठीक है। और अगर क्रिस्टल का अरेंजमेंट चेंज हुआ तो बच्चों जो धनात्मक आयन का जो आकर्षण है वो भी चेंज हो जाता है और न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता भी फिर चेंज हो जाएगी। तो कुल मिला के बच्चों जो कार्यफलन है वो धातु की प्रकृति पर तो निर्भर करता ही है, अलग अलग प्रकृति के धातु तो अलग अलग कार्यफलन, धातु की सतह पर भी निर्भर करता है। मान लो मेरे पास प्लेटिनम है, उसमें एक प्लेटिनम की सतह और दूसरी प्लेटिनम की सतह, ये दोनों प्लेटिनम की सतह अलग अलग है क्योंकि दोनों का क्रिस्टल वाला जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, तो दोनों का कार्यफलन भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो कार्यफलन किन दो चीजों पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति तो क्लियर है ही सही, ये भी याद रखना कि सतह की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। सतह सेम मेटल की अगर अलग अलग आपने क्रिस्टल के स्ट्रक्चर से बनाई तो फिर कार्यफलन भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? लिखो, धातु का कार्यफलन नीचे लिखना फर्स्ट, धातु का कार्यफलन नीचे लिखना फर्स्ट, धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति तथा सेकंड करके लिख लो, तथा, तथा क्या लिखे हैं, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, अभी थोड़ी इसमें थ्योरी चलेगी, ध्यान रखना, फिर न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर से ज्यादा आएंगे। अभी इसमें थ्योरी चलेगी क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, समझना पड़ेगा पहले चीजों को। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब यहां नीचे आप लिख लो, अधिकतम कार्यफलन किसके लिए होता है, सॉरी न्यूनतम सीजियम के लिए, और अधिकतम किसके लिए होता है, प्लेटिनम के लिए। लिख लो नीचे। अच्छा अभी अभी हमें पता लगा कि अगर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा है उत्सर्जन के प्रकार, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन का क्या करवाना है, उत्सर्जन करवाना है। तो उत्सर्जन के प्रकार, किस किस प्रकार से उत्सर्जन करवा सकते हैं। तो बच्चों आपको उत्सर्जन करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाने के लिए किसकी जरूरत है, ऊर्जा की। तो बच्चों ऊर्जा देने की तरीके जितने होते हैं उतने ही तरीके के उत्सर्जन होते हैं। आप खुद सोचो कि आपको धातु के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देनी है तो आप कैसे कैसे दे सकते हो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा, दिमाग लगा के बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देनी है, धातु वाले इलेक्ट्रॉन को कैसे दे सकते हो ऊर्जा, गर्म करके, तापमान से दी जा सकती है क्या, क्योंकि तापमान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी ऊर्जा आएगी, थर्मल ऊर्जा, जिसको हम तापीय ऊर्जा भी बोलते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो ऊर्जा को आदान प्रदान भी करेगा, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और फिर ऊर्जा अगर कार्यफलन से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन वो आकर्षण को तोड़ के बाहर भी आ जाएगा। समझ में आई बात? तो बच्चों अगर आपने किसी धातु को हीट करके अगर आपने
उचित तापमान पर। उचित तापमान क्यों? क्योंकि बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप किसी धातु को हीट कर रहे हो, तो आप किसी धातु को हीट कर रहे हो तो इतना भी हीट मत कर दो कि वो पिघल ही जाए, ठीक है। तो यहां पर उचित तापमान पर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हो, हीट एनर्जी सप्लाई करते हो, और उसको वो तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इस तरह के उत्सर्जन को बोलते हैं बच्चों ताप आयनिक उत्सर्जन। इसको पूरा ऐसे लिख दो, तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन। और नाम से समझ में आ जाएगा, ताप प्लस आयन का, आयनिक मतलब आयन का, उत्सर्जन मतलब ताप से आयन का उत्सर्जन, ठीक है। तो ताप आयनिक उत्सर्जन का बच्चों सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है, ये अपने काम भी आएगा डेफिनेशन जर्मन में। देखो करते कैसे, इधर देखो, ये मान लो एक कोइल है, ठीक है, और इस कोइल में क्या करेंगे, ये कोइल होती है बच्चों टंगस्टन की। किसकी? अच्छा टंगस्टन की क्यों? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो पिघलने वाला बिंदु होता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? अरे मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। तो वो जो गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो ये जल्दी से पिघलेगा नहीं। इसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करवा देते हैं, आई। धारा प्रवाहित करने से क्या होगा? अरे गंवारो, H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है क्या? जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जैसे धारा धारा ये टाइम के साथ, जो भी धारा है वो फिक्स है, लेकिन टाइम के साथ हीटिंग बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ती जाएगी? तो बच्चों ये गर्म होता जाएगा, हीट होता जाएगा, हीट होता जाएगा, और ऊर्जा जब ज्यादा हो जाएगी कार्य फलन से, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे क्या? और इस तरह के उत्सर्जन को हम क्या बोलते हैं? तापायनिक उत्सर्जन। और ये अपने आगे काम आएगा डेविसन जर्मर जब एक्सपेरिमेंट करेंगे। और आपने डिस्चार्ज ट्यूब वगैरह पढ़ा होगा, तो वहां भी उत्सर्जन ऐसे ही करवाते हैं इलेक्ट्रॉनों का, और फिर उसको भगवाते हैं। समझ गए? ठीक है, तो लिखो तापायनिक उत्सर्जन फर्स्ट, तापायनिक उत्सर्जन। और इसमें ये डायग्राम बना लो, ज्यादा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? अरे समझ में आ गया ना? लिख लो इसमें थोड़ा सा, उचित ताप पर तापीय ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जाता है। उचित ताप पर तापीय ऊर्जा से, बल्ब में भी होता है, बिल्कुल सही। उचित ताप पर तापीय ऊर्जा से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये डायग्राम बना लो। अच्छा बच्चों, और क्या तरीका हो सकता है? और सोचो, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देनी है हमें, इलेक्ट्रॉन को हमें ऊर्जा देनी है, और कैसे दे सकते हैं ऊर्जा? प्रकाश से तो देंगे ही सही, वो तो हमें पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। और कोई तरीका प्रकाश के अलावा? विद्युत क्षेत्र से भी तो दे सकते हैं ना। अगर मैं विद्युत क्षेत्र अप्लाई करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी विद्युत क्षेत्र से, वो भागेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। लेकिन मान लो मैं विद्युत क्षेत्र बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, तो वो भागेगा, तेज होता जाएगा, तेज होता जाएगा, ऊर्जा भी बहुत होती जाएगी उसके पास। और बच्चों जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, और वो ज्यादा विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 10⁸ वोल्ट पर मीटर जितना, लगभग इतना विद्युत क्षेत्र जब आप लगाते हो बच्चों, बहुत ज्यादा है। क्योंकि 10�7 में आपकी जो वायु है, एयर जो है, वो आयोनाइज हो जाती है, और उससे भी ज्यादा आपको विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा। जब इतना विद्युत क्षेत्र लगाओगे आप, तब जाके धातु की सतह से बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और अगर ऐसा करके आपने उत्सर्जन करवाया, तो इस तरह के उत्सर्जन को बोला जाता है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन, क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र अप्लाई करके उत्सर्जन करवा रहे हो। लेकिन बच्चों इस क्षेत्र उत्सर्जन के लिए बहुत ऊंचा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बहुत ऊंचा विद्युत क्षेत्र की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ता है। और प्रबल विद्युत क्षेत्र कितना होता है? प्रबल विद्युत क्षेत्र कितना? लगभग 10⁸ वोल्ट पर मीटर जितना लगाना पड़ता है, तब जाके उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है। और बच्चों ये जो प्रबल विद्युत क्षेत्र से जो हम उत्सर्जन करवाते हैं, इसको क्षेत्र उत्सर्जन बोलेंगे।
और ये श्वेत उत्सर्जन हमारे काम आता है बच्चों डेली लाइफ में स्पार्क प्लग में। आपने स्पार्क प्लग देखा है क्या? टू व्हीलर देखी गाड़ी, उसमें कभी कभी तुम्हारी गाड़ी तुम किक मारते हो तो स्टार्ट नहीं होती है, फिर तुम क्या करते हो, वहां वहां से एक स्पार्क प्लग ही होता है जिसको आप खींचते हो, फिर उसमें फूंक मार के उसको साफ करते हो कहीं कचरा तो नहीं आ गया, फिर उसको लगाते हो, फिर किक मार के देखते हो। उसमें अगर आप उसको डायरेक्ट देखना तो डायरेक्ट आप किक मार के देखोगे तो वहां एक चिंगारी सी मिलेगी आपको, एक स्पार्क सा मिलेगा जैसे आप किक मारोगे। ठीक है, होता कुछ ऐसा है, वो इस तरीके का व्हाइट कलर का होता है वो, ठीक है ना। और यहाँ बीच में ऐसे दो पत्तियां होती है उस पे। इसमें होता क्या है, जैसे आप किक मारते हो ना तो किक मारते ही उच्च विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस उच्च विद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यूं कूदता है ऐसे। ये जो गैप होता है बीच का इसको बोलते हैं स्पार्क गैप। जो बीच का गैप है ना बहुत कम होता है, इसको स्पार्क गैप बोलते हैं। जैसे ही आप किक मारते हो ना तो वो अरेंजमेंट ऐसा होता है कि भाई जैसे आपने किक मारी बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस हुआ, और बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकल के यहां भाग जाता है। तो यहां पर क्या जनरेट होता है फिर? स्पार्क। और इस स्पार्क का फिर करते क्या हुआ, इस स्पार्क से क्या करते हैं, वो जो इंजन होता है ना उसका कंबंशन स्टार्ट करना होता है। इंजन को स्टार्ट करना है ना, तो ऐसा थोड़ी तीली लेके रोज माचिस की तीली लेके वहां से आग लगाओगे, फिर कहीं गाड़ी बंद होगी तो फिर तीली स्टार्ट करोगे, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट बनाते हैं। जैसे ही आपने किक मारी स्पार्क जनरेट हुआ और इंजन का कंबंशन स्टार्ट हो गया, मतलब इंजन स्टार्ट हो गया। उसको जरूरत होती है आग की इंजन को स्टार्ट करने के लिए, तो वो आग के लिए कोई तीली थोड़ी रोज माचिस की तीलियां लगाएंगे, तो ऐसे करते हैं। ये स्पार्क प्लग होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ज्यादा बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लिख लो इतना ही। और इसमें भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, प्रबल विद्युत क्षेत्र लिख लो, समझ में आ गया होगा। बातें नहीं। अब बच्चों जो अपने काम का है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है उसकी बात करते हैं। बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करवाने, और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करवाने के लिए किसकी आवश्यकता है? बोलो वापस। ऊर्जा की आवश्यकता है। तो बच्चों आप खुद बताओ, आपने जब अभी आप रे ऑप्टिक्स टॉपिक पढ़ भी रहे हो, आपने सबसे पहली लाइन ये लिखी होगी कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। यही तो पढ़ा है ना। तो अगर मैं किसी धातु की सतह पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और धातु की सतह पर अगर प्रकाश को आपतित कर रहा हूं, तो पक्की बात है अगर मैं प्रकाश आपतित कर रहा हूं तो मैं ऊर्जा भी तो आपतित कर रहा हूं। सही बात है। और बच्चों इस प्रकाश की ऊर्जा का यूज करके, इस प्रकाश की ऊर्जा को लेके इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल सकते हैं क्या? और अगर ऐसा होगा, प्रकाश की ऊर्जा को लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो इस तरह का उत्सर्जन क्या कहलाएगा बच्चों? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और नाम से भी समझ में आ जाता है, देखो प्रकाश तो प्रकाश ही है, समझ में आ ही गया। प्रकाश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उससे क्या बन रही है? विद्युत बन रही है ना। तो प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन का मतलब है प्रकाश का यूज करके इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना। ठीक है। लेकिन बच्चों ये सिर्फ इतनी सी बात होती कि भाई प्रकाश को आपतित कर रहे हैं, और प्रकाश को आपतित करके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले रहा है, और ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, सिर्फ इतनी सी बात होती ना तो हमें टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ता। पता है टॉपिक पढ़ना क्यों पड़ रहा है? जब इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की थोड़ी बहुत स्टडी की गई, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने की कोशिश की गई, तो बच्चों क्या देखा गया? इसमें देखा गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव बच्चों हमेशा नहीं हो रहा था। भाई आपके हिसाब से तो जब भी प्रकाश आपतित होगा इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी, और इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी तो धीरे धीरे प्रकाश आपतित हो रहा है, ऊर्जा मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, तो ऊर्जा जब कार्यफलन से ज्यादा हो जाए तब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन बच्चों ऐसा देखा गया, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश या उससे ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश काम में ले रहे थे तभी उत्सर्जन हो रहा था। ऐसा नहीं है हमेशा आपने कोई सा भी एरा गेरा प्रकाश आपतित कर दिया और उत्सर्जन हो गया। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल तो रहे थे लेकिन हर आवृत्ति वाले प्रकाश में नहीं मिल रहे थे। एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश लो या उससे
ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश लो तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा था, हमेशा नहीं हो रहा था, पहली बात। और बच्चों आवृत्ति की टर्म में अगर मैं बोल रहा हूं कि एक विशिष्ट आवृत्ति है उससे ज्यादा का, तो बच्चों तरंग दैर्घ्य की टर्म में उल्टा बोलना पड़ेगा क्या? क्योंकि आप सभी जानते हैं सी बराबर न्यू लेमडा होता है, ठीक है? तो यहां से न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। तो अगर मैं तरंग दैर्घ्य की टर्म में बोलना चाहूं तो क्या बोलना पड़ेगा? कि एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्य या उससे कम तरंग दैर्घ्य। भाई आवृत्ति के टर्म में ज्यादा आवृत्ति चाहिए, तरंग दैर्घ्य की टर्म में कम तरंग दैर्घ्य चाहिए। तो ऐसा देखा गया बच्चों कि एक विशिष्ट आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश काम में ले रहे थे, या तरंग दैर्घ्य की टर्म में बोले एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्य से कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश काम में ले रहे थे, तभी उत्सर्जन हो रहा था। हर तरंग दैर्घ्य पर या हर आवृत्ति पर उत्सर्जन नहीं हो रहा था। पहली दिक्कत तो ये आ रही थी। दूसरी बात बच्चों यहां पर यह थी कि जैसे ही आपने विशिष्ट आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश लिया या विशिष्ट तरंग दैर्घ्य से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लिया, इलेक्ट्रॉन बिना टाइम लिए बाहर निकल रहा था। बिना टाइम लिए मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में कोई टाइम लग ही नहीं रहा था। विदाउट एनी टाइम लेग, मतलब बिना टाइम लिए। इसको क्या लिखूं? बिना टाइम लिए इसे लिख देते हैं, बिना टाइम लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने में बच्चों बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अभी आपको लग तो रहा होगा कि सर ऊर्जा मिल गई तो ठीक है ना, बिना टाइम लिए बाहर निकल गया, ठीक? क्या बोल रहे हो आप? अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या दिक्कत है। दूसरी, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यार ये विशिष्ट आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति पर ही क्यों हो रहा है। ये भी तो सोचने वाली बात है। और या फिर एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्य से कम तरंग दैर्घ्य पर ही क्यों हो रहा है? भाई सोचने में तो आपके आ रहा होगा सर वो ऊर्जा कम होगी, ठीक है? भाई विशिष्ट आवृत्ति से कम आवृत्ति पर ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। और विशिष्ट तरंग दैर्घ्य से ज्यादा तरंग दैर्घ्य पर ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। अरे इसलिए उत्सर्जन नहीं हो पाया होगा, आप यही तो सोच रहे हो ना। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि दिक्कत क्या है, ठीक है? तो कुल मिला के ये सारी चीजें समझानी थी, इसी वजह से हमें टॉपिक पढ़ना पड़ा। तो पहले थोड़ा सा लिख लो आप प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, फिर एक्सप्लेन करता हूं कहां दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्यों टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है। लिखो प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब धातु की सतह पर धातु की सतह पर उचित तीव्रता, उचित आवृत्ति। बच्चों उचित आवृत्ति का मतलब, आवृत्ति क्यों लिखा? क्योंकि सारी आवृत्ति पर ऐसा न्यू नोट या न्यू नोट से ज्यादा पर ही हो रहा था, तो उचित आवृत्ति इसलिए लिखा है। उचित आवृत्ति ब्रैकेट में लिख लेना, न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नोट, ये लिख रहा ऊपर, न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नोट। या उचित तरंग दैर्घ्य, या उचित तरंग दैर्घ्य। उचित तरंग दैर्घ्य का मतलब कि भाई कोई सी तरंग दैर्घ्य नहीं चलेगी, एक पर्टिकुलर तरंग दैर्घ्य या उससे कम चलेगी। भाई आवृत्ति की टर्म में ज्यादा और तरंग दैर्घ्य की टर्म में कम, उल्टा बोलना है क्योंकि दोनों क्वांटिटी एक दूसरे की उल्टी होती है, ठीक है? तो उचित तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, इसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तथा तथा प्रकाश के इस प्रभाव को, प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है? अच्छा बच्चों, इसमें नीचे लिखो आप, ये जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है, इसमें नीचे लाइन, पहले लाइन लिखो, ऐसे एरो बना के स्टार बना के जैसे भी आप लिखते हो लिखो। प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन, प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन
बिना समय अंतराल के, बिना किसी समय अंतराल के तात्क्षणिक रूप से बाहर निकलते हैं। तात्क्षणिक रूप से बाहर निकलते हैं। तात्क्षणिक का मतलब समझ गए ना, जैसे ही आपने प्रकाश आपतित किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो गया, उसी क्षण, तत्क्षण, तात्क्षणिक। ठीक है, तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी इसको समझा रहा हूं मैं, ठीक, लेकिन इससे पहले देखो कि एक विशिष्ट आवृत्ति से ज्यादा पर ही उत्सर्जन होगा। तो बच्चों ये विशिष्ट आवृत्ति न्यूनतम बनी कि अधिकतम बनी? न्यूनतम बनी ना, क्योंकि इससे ज्यादा पर ही उत्सर्जन होगा, इससे कम पर नहीं होगा। तो ये न्यूनतम है जिस पे उत्सर्जन होगा। तो बच्चों वो न्यूनतम आवृत्ति जिस पर उत्सर्जन होता है या जिससे ज्यादा पर होता है, उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलेंगे हिंदी में? देवली आवृत्ति। ठीक है, देवली अवसीमा भी बोलते हैं, ये दो चार वर्ड आते हैं। ठीक है, मुझे पता नहीं था आपका हिंदी मीडियम बेच है, मैं डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो देवली आवृत्ति या अवसीमा आवृत्ति बोलते हैं इसको। ठीक है, तो लिखो, लिखो देहली आवृत्ति, देहली और ऑब्लिक करके अवसीमा भी लिख लेना। और एक और वर्ड होता है संस्तब्ध। संस्तब्ध ऐसे लिखो, संस्तब्ध जैसे लिखा हुआ है, संस्तब्ध आवृत्ति। बच्चों ये कौन सी आवृत्ति होती है, न्यूनतम या अधिकतम? जिस पर पीई होता है। शॉर्ट में आप पीई लिखना स्टार्ट कर दो, जहां भी पीई लिखा है मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव लिखा है। ठीक है ना, तो लिखो, इसमें एरो बना के लिख लो, न्यूनतम, न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति जिस पर पीई संभव है। पीई संभव है, न्यूनतम है बच्चों, ये इससे कम पे नहीं होगा, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ, तरंग दैर्ध्य की टर्म में बोले तो एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर होता है या उससे कम पर ही होता है, उससे ज्यादा पर? तो बच्चों ये विशिष्ट तरंग दैर्ध्य अधिकतम बनी न्यूनतम बनी? अधिकतम बनी ना, क्योंकि इससे ज्यादा पर नहीं होगा, ये अधिकतम है, इससे ज्यादा पर नहीं होगा, इससे कम पर ही होगा। तो बच्चों ये जो विशिष्ट तरंग दैर्ध्य है जो कि अधिकतम है, जिससे ज्यादा पर नहीं होता, जिससे कम पर ही होता है, इसको बोलते हैं अवसीमा, संस्तब्ध या देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो सारे वर्ड वापस नीचे लिखने हैं आपको, लिख दो देहली, ऑब्लिक अवसीमा, ऑब्लिक संस्तब्ध, संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य। संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य। और इसमें लिख लो, क्या लिखोगे बताओ मुझे? अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर पीई संभव हो। और बच्चों ये क्वेश्चन भी आ चुका है, पता उसने कैसे पूछा? उसने पूछा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन आवृत्ति, सेकंड तरंग दैर्ध्य, थर्ड तीव्रता, फोर्थ नन ऑफ दीज। क्या जाएगा? न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है? आवृत्ति की। और क्वेश्चन इसका उल्टा भी आ चुका है, क्वेश्चन आया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अधिकतम की आवश्यकता होती है। फिर वही चार ऑप्शन, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता, नन ऑफ दिस। क्या जाएगा? तरंग दैर्ध्य। भाई अधिकतम तरंग दैर्ध्य इससे कम पे होता है, और आवृत्ति की टर्म में बोले तो न्यूनतम आवृत्ति है उससे ज्यादा पर होता है। गंवारो कम पे नहीं, वही न्यूनतम बोल रहे हैं तो उससे कम कैसे हो जाएगा? उससे ज्यादा पर होता है। समझ में आई बात? ये चीज याद रखना, बोल रहा हूं बहुत बेसिक बात है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों देखो दिक्कत क्या आ रही थी जिस वजह से टॉपिक पढ़ना पड़ा। तो मैंने आपको दो बातें बताई है कि एक विशिष्ट आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति और एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य से कम तरंग दैर्ध्य पर हो रहा है। पहली बात तो ये, ऐसा क्यों हो रहा है, एक तो हमें ये समझना था। दूसरी चीज हमें क्या समझनी थी कि इलेक्ट्रॉन बिना टाइम लिए बाहर निकल रहा है। तो देखो ये बातें क्यों दिक्कत कर रही है, क्योंकि बच्चों अभी तक जो लाइट के बारे में आप पढ़ते हुए आए हो ना, तो आपने अभी तक प्रकाश को जो है तरंग माना है। प्रकाश को आपने क्या माना है? तरंग माना है। और प्रकाश के तरंग सिद्धांत से अगर मैं ये दोनों बातें एक्सप्लेन करने जाऊं तो बच्चों प्रकाश का तरंग सिद्धांत पूरी तरह से फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ध्यान से सुनो बच्चों, प्रकाश के तरंग सिद्धांत अनुसार जब भी प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है
तो जब भी प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है तरंग सिद्धांत अनुसार, तो प्रकाश की ऊर्जा पूरी सतह पर कंटिन्यूअस फॉर्म में सतत रूप से वितरित हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप धूप में जाते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि आपकी किसी बॉडी के एक पार्ट को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल रही है, एक को कम मिल रही है। पूरी की पूरी ऊर्जा आपकी बॉडी पर सतत रूप से क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है। यह प्रकाश का तरंग सिद्धांत होता है। और इस प्रकाश के तरंग सिद्धांत में किसी भी बिंदु पर ऊर्जा इकट्ठा होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि देखो, प्रकाश के तरंग सिद्धांत में आवृत्ति, ये तीव्रता का फॉर्मूला होता है ऊर्जा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय। एकांक समय में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितनी ऊर्जा आपतित हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। कोई भी आपको अगर तीव्रता बताता है ना, तो वो आपको ये बता रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर वाली जगह पर 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा आ रही है। समझ रहे हो? किसी ने आपको बोला तीव्रता है 2 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब पता है आप क्या समझोगे? इसका मतलब आप समझोगे कि यार कोई एक जगह है जहां पर 1 यूनिट एरिया है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, और वहां 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा आ रही है, 2 जूल। इसका मतलब ये होता है। ठीक है? तो बच्चों, ये तीव्रता का फॉर्मूला होता है प्रकाश के तरंग सिद्धांत में। और इसी से बच्चों में ऊर्जा का फॉर्मूला निकालू, तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? आई इंटू ए इंटू टी बनेगा क्या? तो खुद देखो, प्रकाश की जो ये जो तरंग सिद्धांत है, उसके ऊर्जा वाले फॉर्मूले में टाइम आ रहा है क्या? आ रहा है, नहीं आ रहा? तो प्रकाश के सिद्धांत अनुसार कोई सा भी प्रकाश आप आपतित कर दो, ऊर्जा इकट्ठा होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो यहां पर जो मान लो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है और इसको बाहर निकलने की ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये मान लो। तो बच्चों, प्रकाश की तरंग सिद्धांत अनुसार प्रकाश आते ही इसको 2 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही प्रकाश आया ऊर्जा क्या होनी चाहिए, सतत रूप से वितरित होनी चाहिए। और 2 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा मिलने में क्या लगना चाहिए, टाइम लगना चाहिए। और जब 2 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा इकट्ठी हो जाए, इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप धूप में जाते हो तो क्या जाते ही गर्म हो जाते हो क्या? नहीं ना। आप धूप में जाके खड़े होते हो, फिर थोड़ी देर बाद आपका बॉडी का कोई भी पार्ट गर्म होता है, क्योंकि ऊर्जा आपको सतत रूप से मिल रही है, आपकी बॉडी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई वो, ठीक है, वितरित हो गई, और आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को गर्म होने में टाइम लग रहा है। वैसे ही यहां बच्चों, सतह पर जब प्रकाश आया तो ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वितरित हो गई, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलने में क्या लगना चाहिए, टाइम लगना चाहिए। और फिर जब इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा हो जाए तब उसको बाहर निकलना चाहिए था। कुल मिला के प्रकाश के तरंग सिद्धांत अनुसार प्रकाश आपतित करने के 1-2 घंटे बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन बच्चों, ऐसा एक्चुअल में नहीं हो रहा था। जैसे ही प्रकाश आपतित हो रहा था वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। अगर प्रकाश के तरंग सिद्धांत की अगर मैं मानूं, तो बच्चों, अगर आप कम तीव्रता वाला प्रकाश लोगे तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए, और ज्यादा तीव्रता वाला प्रकाश लोगे तो कम टाइम लगना चाहिए, लेकिन टाइम लगना चाहिए। यहां तो बच्चों 10⁻⁻9 सेकंड लग रहे थे। 10⁻⁻9 सेकंड, इतने कम टाइम में, मतलब जिसको हम टाइम भी नहीं बोले, इसको ये तत्क्षण ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, इतने कम टाइम में बाहर निकल रहा था। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत समझा पा रहा है क्या? नहीं समझा पा रहा, क्योंकि प्रकाश के तरंग सिद्धांत अनुसार क्या लगना चाहिए था, टाइम लगना चाहिए था। एक तो यहां वो फेल हो गया। दूसरी बात बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पर ऊर्जा की डिपेंडेंस किस पे है, आवृत्ति पर है कि तीव्रता पर है? आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य पर है क्या? ऊर्जा की डिपेंडेंस सारी किस पर है, तीव्रता पर है। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत अनुसार तो तीव्रता बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़नी चाहिए थी, और इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी भी ऊर्जा क्या होनी चाहिए थी। भाई, मैंने अगर तीव्रता बढ़ाई तो ऊर्जा बढ़ेगी, मैंने तीव्रता बढ़ाई तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत अनुसार ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ती भी है। और इसको फिर आगे एक्सप्लोर करूं तो मैं ये सोचूंगा यार कि आपतित ऊर्जा बढ़ रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन बच्चों, जो प्रैक्टिकल करके देखा और आवृत्ति बढ़ा के देखी ना, तब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं बढ़ रहा था। भाई, ऊर्जा आवृत्ति बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ भी रही थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ रही थी, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा उतनी ही थी। जबकि हमारी थ्योरी के हिसाब से भाई आपतित ऊर्जा बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ज्यादा मिल रही है, तो ज्यादा ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो रहा था। और गौर से देखो बच्चों, ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है एक विशिष्ट आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति पर हो रहा है, और सॉरी, हाँ सही बोल रहा हूं मैं, विशिष्ट आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति पर हो रहा है, और तरंग दैर्ध्य की टर्म में बोले तो एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य से कम पर हो रहा है। तो बच्चों, एक बार बताओ, यहां जो अपना ऊर्जा का फॉर्मूला है उसमें कहीं भी दूर दूर तक आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य आ रहा है क्या?
अपने फॉर्मूले में तो कौन आ रहा है, तीव्रता आ रही है, इंटेंसिटी आ रही है। तो अपना जो भी प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो तीव्रता पर निर्भर करना चाहिए था। एक विशिष्ट तीव्रता या उससे ज्यादा पर होता, या एक विशिष्ट तीव्रता से कम पर होता, नहीं होता तो हम इस फॉर्मूले से चेक करते ना। लेकिन इस फॉर्मूले में दूर दूर तक कहीं भी न्यू या लेमडा आ रहा है क्या? तो फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना कि विशिष्ट आवृत्ति पर ही क्यों निकल रहा है, उससे कम पर क्यों नहीं निकल रहा, विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर ही क्यों निकल रहा है, उससे ज्यादा पर क्यों नहीं निकल रहा, इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर सकता हूं क्या मैं? नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर्मूले में ना तो न्यू आ रहा ना लेमडा आ रहा। कुल मिला के बच्चों, प्रकाश का तरंग सिद्धांत पूरी तरह से क्या हो गया, फेल हो गया क्या? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत कोई फेल क्यों हुआ, कोई पूछे तो सबसे पहला रीजन तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, कि इलेक्ट्रॉन को टाइम लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए, कोई आपसे पूछे तो क्या आंसर दोगे? अरे बोलो। आप बोलोगे कि भाई जब भी प्रकाश आपतित होता है तो ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है, वितरित हो जाती है सतत रूप से। और प्रकाश के तरंग सिद्धांत अनुसार ऊर्जा मिलने में क्या लगना चाहिए, टाइम लगना चाहिए। खुद देख लो आप फॉर्मूले में, टाइम लगना चाहिए और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए। अगर कम तीव्रता का प्रकाश है तो ज्यादा टाइम, और ज्यादा तीव्रता का प्रकाश है थोड़ा कम टाइम, लेकिन टाइम लगना चाहिए था, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए था। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रॉन तो जैसे ही आपने विशिष्ट आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश लिया, अब चाहे उसकी तीव्रता कितनी कम हो, हाथों हाथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। तीव्रता का कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा था। जबकि आप खुद सोचो, अगर मैं कम तीव्रता का प्रकाश लूं तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। लेकिन यहां तो आप कितनी ही कम तीव्रता का प्रकाश ले लो, लेकिन अगर उसकी आवृत्ति ज्यादा है तो हैंड टू हैंड बाहर निकल रहा था इलेक्ट्रॉन। ये दिक्कत हो गई। दूसरी दिक्कत क्या है कि इंटेंसिटी बढ़ाने, मतलब आवृत्ति बढ़ाने पर, तीव्रता बढ़ाने पर बच्चों ऊर्जा बढ़नी चाहिए थी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि तीव्रता बढ़ाने पर आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी, और आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़नी चाहिए थी। जबकि बच्चों ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो रहा था। जैसे ही तीव्रता बढ़ा रहे थे ऊर्जा तो बढ़ रही थी, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और क्या इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं विशिष्ट आवृत्ति और विशिष्ट तरंग दैर्ध्य वाला कंसेप्ट समझा सकता हूं क्या? क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि फॉर्मूले में दूर दूर तक कहीं आवृत्ति और तीव्रता आता ही नहीं है इसकी ऊर्जा के फॉर्मूले में। समझ गए? तो कुल मिला के बच्चों, अपना तरंग सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर हो गई ये बात? अब तरंग सिद्धांत जब बच्चों फेल हुआ तो इसके बाद हमें कुछ नया सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा क्या प्रकाश के लिए? तो बच्चों, एक नए सिद्धांत की हम यहाँ बात करेंगे, और उस सिद्धांत की हेल्प से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाएंगे। हम क्या समझाएंगे बच्चों? आइंस्टाइन समझाएंगे। ठीक है? और वो जो नया सिद्धांत है उसको हम बोलते हैं बच्चों क्वांटम सिद्धांत। क्या बोलते हैं? क्वांटम सिद्धांत। तो प्रकाश के लिए बच्चों, अभी हम प्रकाश को क्या मान रहे थे इतनी देर से? तरंग। तो अब हम एक नया सिद्धांत पढ़ेंगे जिसका नाम होगा क्वांटम सिद्धांत। ये जो बच्चों प्रकाश की तरंग सिद्धांत क्यों फेल हुआ, इसके बारे में हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। अभी मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको ये पता लगे कि हम नई चीज क्यों पढ़ रहे हैं। अभी डायरेक्ट भी लिखवा सकता था क्वांटम सिद्धांत लिखो, लेकिन आपको ये आइडिया होता है ना पढ़ क्यों रहे हैं, लेकिन अब पता है ना क्यों पढ़ रहे हैं। समझ गए? तो क्वांटम सिद्धांत में हम क्या करेंगे, अभी तक आप प्रकाश को क्या मानते हो, ऐसे तरंग मानते हो क्या? लेकिन बच्चों, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऐसे तरंग के रूप में या कंटिन्यूअस तरंग के रूप में नहीं आता है। यह सिद्धांत ही कहता है कि प्रकाश जो है ऐसे छोटे छोटे पल्स के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में चलता है। ठीक है? और ये जो टुकड़े हैं, ये बच्चों एनर्जी का क्या है, ऊर्जा का क्या है, एक बंडल है अपने आप में। और बच्चों, ऊर्जा के बंडल के रूप में प्रकाश चलता है, ऐसे कंटिन्यूअस तरंग के रूप में प्रकाश नहीं चलता है। ये प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत बोलता है। और ये बच्चों, ऊर्जा के जो बंडल होते हैं इनको क्या कहा जाता है? फोटोन। क्या कहा जाता है? फोटोन। मतलब अब हम क्या करेंगे, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को तरंग नहीं मानकर छोटे छोटे टुकड़े मानेंगे। टुकड़ा मतलब बच्चों पार्टिकल हो गया क्या? कुल मिला के प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत में हम प्रकाश को क्या मानेंगे? कण मानेंगे। और प्रकाश के कण का नाम क्या होता है? फोटोन। समझ में आ गई बात? फिर आगे की बात हम करेंगे ही सही। तो लिखो आप क्वांटम सिद्धांत। अच्छा देखो, फोटोन ही क्यों मानते हैं ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, मुझे बता सकते हो किसी भी प्रकाश के स्रोत से प्रकाश कैसे निकलता है? ध्यान से सुनो, ये कोई भी प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश कैसे बाहर आता है? किसी को प्रोसेस पता है क्या होता है ऐसा जो प्रकाश बाहर आ जाता है? देखो होता क्या है, जैसे ही आप टॉर्च ऑन करते हो
तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हो बैटरी से या किसी भी तरीके से, तो अंदर जो एटम वगैरह है उसमें बच्चों वाइब्रेशन होते हैं, कंपन होते हैं। और कंपन से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, आप सभी जानते होंगे कि अणुओं में, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी स्टेट में होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं, मतलब निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं। और उसके बाद होता क्या है, कंपन से इनको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा मिलती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में है, ये कहां चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन चल गए उच्च ऊर्जा स्तर में। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। और ये क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर सारे कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आता है। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आएगा तो बच्चों ऊर्जा का उत्सर्जन होगा क्या, बस वही ऊर्जा हमें किसकी फॉर्म में मिलती है, प्रकाश की फॉर्म में। इस तरह से प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अब एक बार बताओ, प्रकाश का उत्सर्जन हो कब रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है, कहां से कहां तक, उच्च से निम्न में। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है ना, ये ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो गए थे वो एक साथ नीचे आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जो है वो यादृच्छिक रूप से होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन पहले नीचे आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन उनके बाद नीचे आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन उनके पहले नीचे आते हैं। मतलब ये जो ऊपर से नीचे आना है ये हमेशा कैसा होता है, यादृच्छिक होता है। तो जो प्रकाश है वो ऐसे कंटिन्यूअस तरंग की फॉर्म में नहीं निकलता। होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे आए तो प्रकाश की एक पल्स निकलेगी, प्रकाश का एक टुकड़ा निकलेगा। फिर कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, फिर एक टुकड़ा निकलेगा। फिर कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, फिर एक टुकड़ा निकलेगा। तो बच्चों प्रकाश ऐसे वाकई टुकड़ों की फॉर्म में ही निकलता है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो एक बार बताओ, अगर आप इसको देखोगे तो ऐसा थोड़ी होता है कि भाई पहले एक पल्स आपकी आंखों में आ गई, एक टुकड़ा आपकी आंखों में आ गया, फिर आप बैठ गए, आपने खाना वाना खा लिया, फिर दूसरा टुकड़ा आंखों में आ रहा है। ऐसा नहीं होता ना बच्चों। ये जो टाइम गैप है एक पल्स और दूसरे पल्स के बीच में, ये बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, हमारे लेवल से तो बहुत कम होता है। तो हमें ये टाइम गैप दिखेगा क्या कभी भी, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमें लगेगा पहले एक पल्स आ गई, फिर दूसरी आ रही, फिर तीसरी आ रही, ऐसा तो नहीं लगेगा ना। हमें तो क्या लगेगा, ये सारे कैसे आ रहे हैं एक साथ। तो हमें प्रकाश क्या लगेगा, कंटिन्यूअस तरंग लगेगा। लेकिन अगर हम ये बच्चों टाइम गैप देख पाते तो हमें भी प्रकाश टुकड़ों के फॉर्म में आता हुआ लगता क्या। तो बच्चों जो प्रकाश में ये टाइम गैप देख लेगा उसको प्रकाश टुकड़ा लगेगा, मतलब कण लगेगा। जो प्रकाश में टाइम गैप नहीं देख पाएगा उसको क्या लगेगा, तरंग लगेगा। और बच्चों होता यही है, जो मेटल का इलेक्ट्रॉन होता है ना, धातु का इलेक्ट्रॉन, उसको ये टाइम गैप दिख जाता है, अपने को नहीं दिखता, उसको दिख जाता है। तो उसके लिए प्रकाश को फिर तरंग नहीं मान सकते, क्या मानना पड़ेगा, टुकड़ा मानना पड़ेगा। और टुकड़ा मतलब क्या मानना पड़ेगा, फोटोन मानना पड़ेगा। और फोटोन मतलब क्या मानना पड़ेगा, कण मानना पड़ेगा क्या। अरे समझे नहीं समझे, या ज्यादा तो नहीं समझा दिया, नहीं भी समझ में आया हो तो मान लेना, ठीक है। कि प्रकाश को क्या मानना है यहाँ पर, टुकड़े टुकड़े में मानना है। और प्रकाश के टुकड़े को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ये एक फोटोन, ये दूसरा, ये पहला फोटोन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, समझ गए ना। ठीक है, तो लिखो इसमें प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत लिख लेना। क्वांटम सिद्धांत, अच्छा क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, नहीं आइंस्टीन ने दिया, नहीं दिया था, ये मैक्स प्लांक ने दिया था। इसका यूज करके आइंस्टीन ने समझाया था। ठीक है, तो लिखना नहीं है आपको, कोई आपसे ये कोई क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, बस नॉलेज के लिए इसी बता रहा हूं। तो लिखो आप, लिखो इसमें, इस सिद्धांत अनुसार इस सिद्धांत अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलता है। छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में निकलता है, या किसी भी सतह पर आपतित होता है, ये मान सकते हैं हम। इन ऊर्जा के बंडलों को फोटोन कहा जाता है। इन ऊर्जा के बंडलों को फोटोन कहा जाता है।
तो बच्चों ऊर्जा का बंडल मान लिया, मतलब अब प्रकाश को हम क्या मान रहे हैं, कण प्रकृति मान लिया हमने, ठीक है। और प्रकाश के कण का नाम क्या दे दिया हमने, अरे बोलो, फोटोन। तो एक डायग्राम आप जरूर बना लो यहाँ पे, इन फोटोनों का उत्सर्जन कैसे हुआ ये बताओ मुझे वापस। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, कहां से कहां, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में। तो इस तरह से एक डायग्राम और बना लो आप यहां पर साइड में कि ये फोटोन निकले कैसे, क्योंकि ये जो बता रहा हूं ना मैं कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है तब जाके फोटोन निकलता है। ये आगे अच्छा क्वेश्चन बनाने में ये कंसेप्ट आपके काम आएगा। जब बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो वो फोटोन को ऐसे ही निकलवाएगा आपसे, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण करवा के, फिर आप ढूंढते रहोगे फोटोन की ऊर्जा कैसे निकालू। फोटोन, सर विशिष्ट आवृत्ति पर ही क्यों इलेक्ट्रॉन निकला, यही तो समझेंगे अभी हम यही तो समझना चाहते हैं कि ये विशिष्ट आवृत्ति से ज्यादा परी क्यों हो रहा है, विशिष्ट तरंग दैर्ध्य से कम परी क्यों हो रहा है। इसी को समझने के लिए तो चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, ये थ्योरी पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि नॉर्मल थ्योरी से तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमने अब प्रकाश को कण मान लिया क्या, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मान लिया। अब तरंग नहीं मान रहे, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मान लिया, उसको अपन ने पैक कर दिया, उसी को अपन ने क्या बोल दिया, फोटोन बोल दिया। तो अब जब प्रकाश को आपने कण मान लिया तो बच्चों एक कण के साथ जो होता है वो इसके साथ भी होना चाहिए। जैसे एक कण है बच्चों, कण का द्रव्यमान होता है क्या, तरंग का तो नहीं होता ना, कण का होता है ना। तो अब आपने प्रकाश को कण माना है तो इसका द्रव्यमान भी बताओ। ठीक है, कोई भी जब कण होता है तो बच्चों जब उसके पास द्रव्यमान होता है और उसके पास वेग होता है तो उसके पास संवेग भी होता है क्या, m/v करके निकालते हो। तो कभी आपने तरंग का संवेग निकाला, निकाल भी मत लेना, नहीं होता, क्योंकि तरंग का द्रव्यमान थोड़ी होता है। ठीक है, तो तरंग का संवेग नहीं होता, संवेग हमेशा किसका होता है, कण का। अब हम प्रकाश को कण मान रहे हैं ना, तो फिर संवेग भी बताओ। तो जो एक कण के साथ होता है वो सारे काम हमें यहाँ करवाने पड़ेंगे अब। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले तो हमने इसको बच्चों ऊर्जा का एक बंडल बोला है ना। तो अगर ये ऊर्जा का बंडल है तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो, फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा। और बच्चों फोटोन की ऊर्जा जो है वो मैक्स प्लांक के अकॉर्डिंग, जब फोटोन के रूप में प्रकाश बाहर आता है तो ऊर्जा जो होती है वो आवृत्ति, जो प्रकाश की आवृत्ति है उसके प्रोपोर्शनल होती है। और यहां से बच्चों प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, एक नियतांक आ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक। ठीक है, और इसकी वैल्यू सभी जानते हो कितनी होती है, 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। ये आपको पता नहीं था, ठीक है, जूल इंटू सेकेंड। अच्छा, इसके बाद ये जो प्लांक नियतांक है बच्चों, यहां पर अगर मैं एच की वैल्यू जूल में रखूंगा तो मेरी ऊर्जा भी किस में आएगी, जूल में आएगी। लेकिन ज्यादातर यहाँ पर बच्चों जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो इलेक्ट्रोवोल्ट में ऊर्जा निकालना बहुत काम आएगा अपने। तो आप ये ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रोवोल्ट कितना होता है, ई की वैल्यू रख दो 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, इतना होता है। ठीक है, और कभी अगर हमें जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी तो इसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब मैं ये जो एच की वैल्यू है ना जो जूल में है बच्चों, इसको मैं इलेक्ट्रोवोल्ट में भी रखना चाह रहा हूं। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोवोल्ट में आंसर आना लाना हुआ तो एच की वैल्यू डायरेक्ट किस में रख देंगे, इलेक्ट्रोवोल्ट में रख देंगे। ठीक है, तो एच की वैल्यू इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालने के लिए क्या करें, 6.62 गुणा 10 की घात -34 किससे डिवाइड कर दें, 1.6 गुणा 10 की घात -19 से। तो बच्चों इसको सोल्व करने पर ये आता है 4.14 गुणा 10 की घात -15 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू सेकेंड। ये वैल्यू भी अब आगे से याद रखना। बोलो एच की वैल्यू इलेक्ट्रोवोल्ट में कितनी होती है, बोलो 4.14 गुणा 10 की घात -15 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू सेकेंड।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये फोटोन की ऊर्जा निकाल ली। फोटोन की ऊर्जा को और लिखने के तरीके हैं बच्चों। E बराबर एच न्यू तो अपन लिख ही रहे। न्यू को लेमडा और सी की फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो बच्चों ये एस सी बाय लेमडा बन जाएगा क्या? अरे इसको सी बाय लेमडा लिखेंगे ना न्यू को, तो एस सी बाय लेमडा बन जाएगा। अच्छा, एच की वैल्यू अपने को इलेक्ट्रोवोल्ट सेकंड में पता है कितनी होती है? 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू सेकेंड। और सी की वैल्यू अपने को पता है बच्चों, यहां पुट करके सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 12,400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रोम। और नीचे क्या बच गया? लेमडा बच गया क्या? तो मैं आपको प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दूं तो तरंग दैर्घ्य को यहां आप रखकर प्रकाश कण की भांति अगर व्यवहार कर रहा है तो उस एक कण की ऊर्जा कितनी है वो निकाल सकते हो क्या? भाई लेमडा को यहां रख दो। लेमडा को जैसे यहां रखोगे तो प्रकाश फोटोन की भांति व्यवहार कर रहा है तो एक फोटोन की ऊर्जा कितनी आ जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, लिख लो इतना। लिख दिया? सेकंड लिखो। अच्छा, फोटोन कितनी चाल से गति करेगा? सोच के देखो एक बार। ऑब्वियसली प्रकाश का कण है तो प्रकाश की वेग से ही तो गति करेगा ना, प्रकाश की चाल से ही तो गति करेगा ना। ऐसा थोड़ी प्रकाश की चाल से कम करेगा। तो फिर ये क्या है? समझ रहे हो ना, प्रकाश का कण है तो प्रकाश की चाल से गति करेगा। तो लिख लो, कॉमन सेंस वाली बात है। लिखो इसमें फोटोन प्रकाश की चाल से गति करता है। प्रकाश की चाल से गति करता है और प्रकाश की चाल सभी को पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल से गति करता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखो फोटोन क्या है? एक कण है ना। तो जैसे हर कण का द्रव्यमान होता है वैसे फोटोन के भी हमें द्रव्यमान की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिखो इसमें अगला पॉइंट, फोटोन का द्रव्यमान, थर्ड नंबर का फोटोन का द्रव्यमान। और इसमें ए करके लिखना बच्चों आप, फोटोन का द्रव्यमान इसमें ए करके लिखना आप पहले। विराम अवस्था का द्रव्यमान, विराम अवस्था का द्रव्यमान 0 होता है। ए करके लिखो, विराम अवस्था का द्रव्यमान 0 होता है। अब पहले ये समझो ये विराम अवस्था का द्रव्यमान क्या है और इसके 0 होने का मतलब क्या है। देखो, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाएं थोड़ा सा, ठीक है, तो बच्चों होता क्या है, जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई कण बहुत ज्यादा तेज गति से गति करता है तो उसके द्रव्यमान में चेंज होता है। तो फिर वहां दो द्रव्यमान काम में लिए जाते हैं। एक होता है विराम अवस्था का द्रव्यमान, मतलब जब कोई विराम अवस्था में तब वो कितना द्रव्यमान है उसका, और जब वो हाई स्पीड से चल रहा है तो उसका द्रव्यमान कितना है। दोनों द्रव्यमान क्या होते हैं? सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो विराम अवस्था का द्रव्यमान का मतलब क्या है? जब वस्तु विराम अवस्था में तब उसका द्रव्यमान कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं विराम अवस्था में हूं तो मेरा कुछ द्रव्यमान है, लेकिन जब मैं चलता हूं मेरे पास गतिज ऊर्जा होती है तो मेरे द्रव्यमान में बच्चों चेंज आता है। हालांकि जो मेरे द्रव्यमान में चेंज आ रहा है जब मैं चल रहा हूं तो वो बहुत कम आता है, इसलिए हमें कभी भी फील नहीं होगा कि हम चलते चलते भारी हो गए। आइंस्टीन के अनुसार जब कोई मूव कर रहा है, जब उसके पास गतिज ऊर्जा है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। आपको कभी लगा कि आप भाग रहे हो और आपका द्रव्यमान बढ़ गया? नहीं ना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गति से, बहुत ज्यादा तेज गति नहीं करते हैं तो हमारे द्रव्यमान में चेंज बहुत कम होता है। और हमारे द्रव्यमान में चेंज बहुत कम होता है तो बच्चों हमें वो फील नहीं होता है। लेकिन जैसे फोटोन है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो 10⁶ मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, 10�7 से कर रहा है, तो फिर उसके द्रव्यमान में चेंज वाकई आता है और अच्छा खासा चेंज आता है। इस कारण उसको फिर नेग्लेक्ट
नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? ठीक है। और बच्चों किसी का भी अगर आपसे बोला जाए ना विराम अवस्था का द्रव्यमान 0 है, तो ये बात मान लेना वो विराम अवस्था में अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि आपने द्रव्यमान जड़त्व पढ़ा होगा कहीं, और द्रव्यमान जड़त्व के अनुसार कुछ भी दुनिया में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका द्रव्यमान होना चाहिए। यहां अगर मैं बोल रहा हूं कि फोटोन का विराम अवस्था का द्रव्यमान 0 है, इसका मतलब फोटोन विराम अवस्था में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। वो प्रकाश का कण है, वो प्रकाश जब चलेगा तो प्रकाश में ही रहेगा, आपको विराम अवस्था में कहीं भी फोटोन की बात नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? हाँ, लेकिन चलो विराम अवस्था का तो 0 है, लेकिन जब ये चल रहा है, इसके पास ऊर्जा है, तब तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए ना। तो बच्चों वो जो द्रव्यमान होगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव को क्या बोलेंगे? है प्रभावी। बहुत बढ़िया, प्रभावी द्रव्यमान। अब बच्चों ये प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है, ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं प्रभावी द्रव्यमान। किसी का भी प्रभावी द्रव्यमान निकालना है तो बच्चों एक बहुत पॉपुलर रिलेशन होता है जो कि आइंस्टाइन ने बताया था, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। याद है? याद क्या, जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी उसको ही पता होता है ना? E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं कि कोई भी द्रव्यमान कितनी एनर्जी के तुल्य है, इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। और कोई भी एनर्जी कितने द्रव्यमान के तुल्य है ये भी बता सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला अपन को, हमको बच्चों द्रव्यमान ऊर्जा में अगर कन्वर्ट हो जाए तो कितनी ऊर्जा मिलेगी ये बताता है, और ऊर्जा अगर द्रव्यमान में कन्वर्ट हो जाए तो कितना द्रव्यमान मिलेगा, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। आप यहां अपना द्रव्यमान रख दो, आप यहां अपना द्रव्यमान रखोगे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा आप इतनी ऊर्जा के तुल्य हैं। मतलब आपको बुरी तरह से तोड़ा फोड़ा जाए तो इतनी ऊर्जा आप उत्सर्जित कर सकते हो। हालांकि वो करना नहीं आता हमें, लेकिन आपका द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य आपको इस फॉर्मूले से पता लग जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। और कोई भी ऊर्जा अगर आपके पास है उसको द्रव्यमान में चेंज करना है तो यहाँ ई की वैल्यू रख दो, एम निकाल लो, तो ऊर्जा अगर द्रव्यमान में चेंज होगी, हालांकि ये नहीं पता कैसे होगी, लेकिन अगर ऊर्जा द्रव्यमान में चेंज होगी तो वो कितने द्रव्यमान के तुल्य यहां से पता लग जाएगा। समझ में आई बात? तो यहां अपने पास फोटोन की ऊर्जा है क्या? अरे है ना, अभी अभी तो निकाली, एच सी बाय लेमडा एच न्यू फोटोन की ऊर्जा है। तो वो कितने द्रव्यमान के तुल्य है बता सकते हैं क्या? और वो द्रव्यमान फोटोन का कौन सा द्रव्यमान कहलाता है? प्रभावी द्रव्यमान, इफेक्टिव मास। समझ में आ गई बात? तो बच्चों अगर फोटोन का निकालना है इफेक्टिव मास तो क्या करूं? ई बटा सी स्क्वायर कर दूं क्या? और बच्चों ई की वैल्यू अपने को पता है क्या? कहां लिखे? यहां लिख दे छोटी सी जगह में। तो बच्चों एम इफेक्टिव हो जाएगा, चलो एक काम करते हैं, इसको ऊपर रब कर देते हैं। तो बच्चों एम इफेक्टिव हो जाएगा अपना, कितना हो गया बोलो? ई बटा सी स्क्वायर। अच्छा ई की वैल्यू क्या रखे? सी बाय लेमडा रख सकते हैं क्या? यहां बच्चों नीचे सी स्क्वायर, तो एम इफेक्टिव अपना आ जाएगा ई बाय सी स्क्वायर, तो है ही सही, एच अपॉन लेमडा सी आ जाएगा क्या? एक सी से एक सी कट जाएगा ना। तो बच्चों ये अपने पास प्रभावी द्रव्यमान निकल के आ गया। कोई भी आपको तरंगदैर्घ्य दे और आपसे पूछे कि भैया ये प्रकाश फोटोन की भांति व्यवहार कर रहा है तो फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान बताओ, तो आंसर ये आ जाएगा। अरे समझ गए? ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और देखो यहाँ पर कि बच्चों ये फॉर्मूला जो है ना लेमडा की फॉर्म में मैंने निकाला है, मैं चाहता तो न्यू की फॉर्म में भी निकाल सकता था। ऐसा यहाँ पर हर जगह होगा, हर जगह जब मैं फॉर्मूला निकालूंगा तो लेमडा की फॉर्म में भी आएगा, न्यू की फॉर्म में भी आएगा। आपको सारे रटने की जरूरत नहीं है, आप लेमडा की फॉर्म वाला याद रखना बस। कभी भी आपके सामने आवृत्ति आ जाए तो बच्चों इस लेमडा को न्यू में चेंज कर सकते हो क्या? लेमडा की जगह क्या लिख सकते हो? सी बाय न्यू, अपने आप फॉर्मूला सेट हो जाएगा क्या? और यहाँ बार बार ऐसा होगा, ठीक है, तो मैं लेमडा की फॉर्म में ही लिखूंगा फॉर्मूला। आप बोलो सर न्यू की फॉर्म में लिखना है तो खुद लिख लेना, रटने की क्या जरूरत है उसमें। समझ गए? ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो बच्चों, यहां प्रभावी द्रव्यमान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा आ रहा है क्या? अरे गंवारो बोलो ना, आ रहा है ना? तो बच्चों प्रभावी द्रव्यमान अगर व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है लेमडा के, तो मैं आपसे पूछ लूं कि भैया विबग्योर नाम की चीज जानते हो क्या? तो बताओ कौन सा फोटोन भारी, कौन सा फोटोन हल्का, किसका प्रभावी द्रव्यमान ज्यादा, किसका प्रभावी द्रव्यमान कम? ऑब्वियसली वोयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो लेमडा, लेमडा बढ़ेगा तो प्रभावी द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि इनवर्स में है। तो बच्चों वोयलेट का फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान ज्यादा होता है और रेड के फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान सबसे कम होता है, विबग्योर में बात कर रहे हैं। ठीक है, लिख लो। कैसे लिखोगे पता है ना?
ये प्रभावी द्रव्यमान लिखना है, फिर नीचे से ऊपर लिखना है। अच्छा, ऊर्जा के बारे में बच्चों पूछूं तो मैं आपसे कि किसके कलर के फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होगी, किस कलर के फोटोन की ऊर्जा कम होगी, विबग्योर में कंपेयर करें तो वोयलेट की फोटोन की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि बच्चों आप ये भी तो देखो कि ई भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेमडा है। तो जिसका लेमडा कम उसकी ऊर्जा ज्यादा, और मतलब वोयलेट से रेड जाएंगे तो ऊर्जा भी क्या करेगी, घटेगी। अरे लेमडा बढ़ रहा है ना, तो ऊर्जा घटेगी। वोयलेट की ऊर्जा सबसे ज्यादा और रेड के फोटोन की ऊर्जा सबसे कम। चलो आगे बच्चों, अब ध्यान से देखो कि अपने पास कण है ये, तो यहां पर अपने पास द्रव्यमान आ गया और यहां वेग भी है, तो मैं यहां पर संवेग निकाल सकता हूं क्या। जैसे हर कण का संवेग होता है वैसे फोटोन का भी क्या होना चाहिए, संवेग होना चाहिए। तो नेक्स्ट लिखो आप, फोटोन का संवेग। फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग। तो बच्चों मैं फालतू बात नहीं करना चाहूंगा आपसे, एक काम की बात सुनो। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, यहां ये फोटोन का जब संवेग निकालते हैं ना, तो ये सिंपल अपन पी का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, एम इफेक्टिव इंटू कितना, अरे सी स्पीड से चल रहा है ना ये, तो इसको सोल्व करो आप। पी ई इफेक्टिव कितना होगा, एम इफेक्टिव ई बटा सी स्क्वायर होगा क्या, और ये सी ऊपर आ गया, एक सी से एक सी कट गया, पी की वैल्यू क्या आ गई, ई बटा सी, ये निकल के आ गया। अच्छा, एक रिलेटिविटी की थ्योरी है बच्चों, जो कि आइंस्टाइन ने दी थी, और उस रिलेटिविटी की थ्योरी से, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में लगती है, फॉर्मूला निकल के आता है ई बाई सी, सेम फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो बच्चों सेम फॉर्मूला निकल के आ रहा है, इधर भी कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, इधर भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पहली बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये एम इफेक्टिव सी हमने लिख तो दिया और इससे आंसर भी सही आ रहा है, लेकिन बच्चों ये तरीका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है P बराबर एम वी, ये आप क्लासिकल मैकेनिक्स में लगाते हो, जहां पार्टिकल की स्पीड कम होती है। जब पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होती है तो P बराबर एम वी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूले बच्चों वैलिड नहीं होते हैं, क्योंकि द्रव्यमान लगातार चेंज होता है। वहां फिर क्वांटम मैकेनिक्स लगती है, रिलेटिविटी की थ्योरी लगती है। तो बच्चों ये अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स लगा के रिजल्ट आया, और ये कौन सी थ्योरी लगाई, रिलेटिविटी वाली क्वांटम मैकेनिक्स लगाई, उससे आंसर आया। बच्चों ये आंसर जरूर सेम आ रहा है, लेकिन ये मान लो इत्तेफाक से सेम आ रहा है, सही तरीका तो यही है। ये ठीक है, इससे आंसर आ जाता है, कई जगह आपको लिखा हुआ भी दिखेगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना ये गलत है, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, कोइंसिडेंसली इत्तेफाक से आंसर सेम आ जाता है। तो कुल मिला के आप पी की वैल्यू क्या याद रखोगे, ई बाई सी, और पी बराबर ई बाई सी। तो बच्चों यहां पर लेमडा की फॉर्म में भी लिख दो इसको, ई की वैल्यू क्या होगी, एस सी बाय लेमडा अपॉन सी। बच्चों सी से सी क्या हो जाएगा, तो ई बाय सी बराबर एच बाय लेमडा। ठीक है, लिख लो इतना।
अरे भाई ऑनलाइन वालों सभी को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लिखो। अच्छा सिंपल सी बात है, देखो तीन चीजें हमने देख ली। फोटोन का द्रव्यमान निकालना आ गया क्या? कैसे? E/c² करके निकाल सकते हैं, या फिर H/λc करके निकाल सकते हैं। न्यू की फॉर्म में भी निकालना आता है, कर सकते हैं ना लेमडा को न्यू में चेंज। अच्छा फोटोन का अगर मैं ऊर्जा पूछूं तो सिंपल सी बात है, 12,400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लेमडा। न्यू हो तो अपने एच न्यू करके निकाल ही सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि भैया संवेग बताओ, तो रेखीय संवेग बच्चों कैसे निकालेंगे? P बराबर E/c करके। E की वैल्यू रखते हैं तो H/λ भी फॉर्मूला बनता है, और न्यू की फॉर्म में भी हम बना सकते हैं। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, बना सकते हैं एंड टू एंड जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। दृश्यमान प्रकाश के लिए, दृश्यमान प्रकाश के लिए बच्चों, दृश्यमान प्रकाश कौन सा होता है वैसे? विबग्योर ही तो होता है, सही है। और विबग्योर में आपको पता है ना कि जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसकी ऊर्जा, उसके फोटोन की ऊर्जा, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम उसके फोटोन की ऊर्जा। अच्छा किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? कितनी होती है? 4,000, लगभग 4,000। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? ये लिखना ना, रेड की होती है। और रेड की तरंग दैर्घ्य बच्चों कितनी होती है? लगभग 8,000। जब भी कैलकुलेशन करनी हो रेड की लगभग 8,000 लिया करो। तो रेड की लगभग होती है 8,000, वॉयलेट की लगभग होती है 6,000। ठीक है, तो दोनों की तरंग दैर्घ्य पता है? अरे पता है ना, इसकी 4,000 और इसकी 8,000। ठीक है, तो दोनों की तरंग दैर्घ्य का यूज करके मैं दोनों के फोटोन की एनर्जी निकाल सकता हूं क्या? अच्छा कौन सी वाली मिनिमम होगी, कौन सी वाली मैक्सिमम होगी? किस फोटोन की एनर्जी मिनिमम होगी? रेड की। अरे गंवारो, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है दृश्यमान प्रकाश में, तो उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे, उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, सॉरी, उसकी ऊर्जा सबसे, उसके फोटोन की ऊर्जा सबसे, ये मिनिमम होगी। ठीक है, और वॉयलेट की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो इसकी ऊर्जा, ये कम ज्यादा में बावड़े हो रहे हैं अभी तो। अरे गंवारो, वॉयलेट की तरंग दैर्घ्य सबसे कम तो ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी ना, तो इसके फोटोन की ऊर्जा मैक्सिमम आएगी, और इसके फोटोन की ऊर्जा न्यूनतम आएगी दृश्यमान प्रकाश में। तो क्वेश्चन लिखो, दृश्यमान प्रकाश के लिए, दृश्यमान प्रकाश के लिए फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा की सीमा ज्ञात करें। फोटोन की ऊर्जा की सीमा ज्ञात करें। तरंग दैर्घ्य आपको पता है, सीमा का मतलब है मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू। वॉयलेट के लिए मैक्सिमम आएगी, रेड के लिए मिनिमम आएगी। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य दोनों की आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है फोटोन की ऊर्जा निकालने का। न्यूनतम और अधिकतम ऊर्जा बताओ दृश्यमान प्रकाश के लिए। ये विबग्योर में ऐसे ऐसे जाएंगे, वॉयलेट से रेड तो लेमडा बढ़ेगा, ई की वैल्यू कम होगी। वॉयलेट के लिए बच्चों मैक्सिमम आएगी, मिनिमम आएगी? मैक्सिमम फोटोन की ऊर्जा। रेड के लिए क्या आएगी? मिनिमम मतलब न्यूनतम। और निकालने का तरीका क्या है? ई मैक्स हो जाएगा बच्चों ई ईवी, और ये हो जाएगा 12,400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम, और लेमडा वॉयलेट कितना रखेंगे? सॉरी, लेमडा वॉयलेट कितना रखेंगे? 4,000।
तो 4000 एंगस्ट्रॉम रख के सोल्व करो, बताओ कितना है। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम तो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए बच्चों, और 1 जीरो पॉइंट लगाने में और 4 का पहाड़ा बोलो तो 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ज्यादातर आंसर वैसे इलेक्ट्रोवोल्ट में दिए होते हैं, लेकिन आंसर जूल में ही मिल सकता है। तो जूल में मिलेगा तो अरे एक ही वैल्यू रख देंगे फिर। तो जूल में निकालना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ई की वैल्यू रख दो, आंसर जूल में भी आ जाएगा। तो ऑप्शन को ध्यान से चेक करना। इसके बाद बच्चों न्यूनतम, न्यूनतम हमें पता है रेट के लिए है, और ई मिनिमम बराबर रेट के लिए आएगी, और रेट के फोटोन की ऊर्जा विजिबल में दृश्यमान प्रकाश में न्यूनतम होगी, और वो आएगी 12400 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम बटा कितना बच्चों, 8000। अच्छा मुझे बताओ सोल्व करने की जरूरत है क्या? अरे नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान से देखो 4000 पे इतनी आ रही है, तो 8000 में तरंग दैर्घ्य क्या होगी, डबल हो गई, आधी होगी है ना। 8000 4000 का आधा होता है। 4000 से, अच्छा ऊर्जा आधी हो जाएगी, यूं बोल रहा है, कोई बात नहीं। 4000 से 8000 डबल होगी तरंग दैर्घ्य, तो बच्चों ऊर्जा आधी हो जाएगी ना। तो ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही मिनिमम क्या लिख सकते हो, 3.1 का आधा करो 1.55 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है। और जूल में निकालना हो तो दिक्कत नहीं है, और किसी को आधा करना नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टी सोल्व कर लेना। ठीक है। तो बच्चों एक चीज हमें पता लगी कि अगर मैं दृश्यमान प्रकाश काम में लूं तो मुझे 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट के ऊर्जा का अधिकतम फोटोन मिल सकता है, और न्यूनतम इतनी ऊर्जा का फोटोन मिल सकता है दृश्यमान प्रकाश से। अच्छा मेरे पास मान लो, अच्छा मेरे पास सीजियम है, तो बचाओ दृश्यमान प्रकाश का यूज करके मैं सीजियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल, क्योंकि दृश्यमान प्रकाश के फोटोन की अधिकतम ऊर्जा कितनी है, 3.1, और सीजियम का कार्यफलन कितना था, 2.14 लिखा था ना सबसे कम। तो दृश्यमान प्रकाश का यूज करके सीजियम से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। लेकिन मान लो मेरे पास एक ऐसा सतह है या ऐसी एक मेटल है एक्स मान लो, उसका कार्यफलन है 3.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। मुझे बताओ दृश्यमान प्रकाश का यूज करके मैं इस मेटल से, इस धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाऊंगा क्या? क्यों नहीं निकाल पाऊंगा बताओ? क्योंकि न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है, 3.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, और यहां पर भाई साहब मैक्सिमम में कितनी ऊर्जा है आपके पास, 3.8। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी अभी आगे आएंगे, तो आगे आएंगे तो बहुत डिटेल में हम इसको करेंगे, अभी सिर्फ ऐसे ओवरव्यू के रूप में बता रहा हूं आपको ताकि दिमाग चले आपका। ठीक है। अच्छा अभी तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको तरंग दैर्घ्य दे दी, दे भी क्या दी, क्योंकि वॉयलेट और रेड की आपको पता है इसलिए मैंने नहीं दी। ठीक है। और आपने एनर्जी निकाल ली फोटोन की, मैं चाहूं तो यहां पर बच्चों अभी आपसे संवेग भी पूछ सकता हूं क्या? अरे एच बाय लेमडा ही तो करना है। ठीक है। मैं चाहूं तो यहां से आप पे प्रभावी द्रव्यमान भी पूछ सकता हूं ना, सोल्व करके आप निकाल सकते हो। अच्छा बच्चों क्वेश्चन उल्टा भी तो हो सकता है कि भाई फोटोन की एनर्जी दे दे, फोटोन की एनर्जी देके आपसे तरंग दैर्घ्य पूछ ले, आवृत्ति पूछ ले, और फोटोन की एनर्जी अगर दे रखी है तो संवेग भी निकाल सकते हैं ई बाय सी करके, और इफेक्टिव मास मतलब प्रभावी द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं ई बाय सी स्क्वायर करके। अरे कर सकते हैं ना। तो लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है, 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है, 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग। सेकंड लिखो प्रभावी द्रव्यमान, और थर्ड लिखो तरंग की आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति। अच्छा सबसे पहले मुझे आप संवेग निकाल के बता दो, बाकी दोनों होमवर्क में हो जाएंगे। संवेग निकाल के बताओ, तो मुझे पता है आप गलती करोगे।
कितना आएगा आंसर भाई? P बराबर E बटा C, सही है ना, इसमें दिक्कत नहीं है ना। तो E की वैल्यू कितनी? 3 × 10⁻6 और C की वैल्यू कितना? 3 × 10⁻8। आंसर कितना आ जाएगा? 10⁻−2। पक्का? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? कई गवारों ने ऐसे ही किया है और पहला ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वो जानता तुम बेसिक मिस्टेक करोगे। अरे गंवारो, तुम क्या निकाल रहे हो? मोमेंटम निकाल रहे हो। मोमेंटम में या पीछे या एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में, तो यहाँ आंसर क्या मोमेंटम का या फिर संवेग का इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगा क्या? संवेग की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहां भी एसआई यूनिट रखनी पड़ेगी क्या? ये इलेक्ट्रोवोल्ट की एसआई यूनिट होती है क्या? इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3 × 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 लिखो और फिर नीचे डिवाइड करो 3 × 10⁸ का। अब जाके सही आंसर आएगा 1.6 × 10⁻−21 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत बेसिक मिस्टेक होती है जो कई लोग कर देते हैं और ऑप्शन भी तैयार रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी एनर्जी का यूज करके आपको कुछ और निकालना है तो हमेशा ऊर्जा को आप जूल में रखेंगे। हाँ, लेकिन अगर ऊर्जा का यूज करके आपको ऊर्जा ही निकालनी है तो आप ऊर्जा इलेक्ट्रोवोल्ट में रखोगे तो आंसर इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगा, जूल में रखोगे तो जूल में आ जाएगा। लेकिन ऊर्जा का यूज करके कुछ और निकाल रहे हो तो ऊर्जा को किस में रखोगे? जूल में रखोगे। समझ में आई बात? तो ये छोटी मोटी गलती मत करना। बाकी क्वेश्चन कर लोगे आप दोनों? ठीक है, तो अपने आप बाकी कर लेना। अच्छा, आप मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 15, 16, 22 1 to 15, 16, 22 और एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 3 and 47 कर लेना। ठीक है, चलो यही कर लेना, इतना ही बहुत है। एचसीवी के क्वेश्चन बताऊं क्या? देखिए कभी एचसीवी बताने हैं क्या? तो एचसीवी का क्वेश्चन नंबर O1 का 2 और 3 जिसको करनी है वो कर लेना, जो मॉड्यूल वगैरह से ऊब गया है, पिछले साल भी मॉड्यूल ही किया हो तो 2 and 3। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय। ऑनलाइन वालों को भी बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एचसीवी क्या है पता नहीं क्या है, छोड़ो, जिसको नहीं पता वो नहीं हाथ लगाया तो बढ़िया। ठीक है, चलो बच्चों बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, आपको ये जो भी पढ़ा है वही पढ़ के आना है, ध्यान रखना।